यार फैन ऑफ क्यों है? ठीक है चलो। इससे पहले जो सीखे थे वो कंडक्टर के अबाउट सीखे थे और जनरली स्पेरिकल कंडक्टर के अबाउट सिखाया था। जो लास्ट टॉपिक था वो स्पेरिकल जो कंडक्टर था उसका रेडियस कुछ लिया था, उसके अकॉर्डिंग जो चार्ज होती थी सरफेस पे होती थी, उसके अकॉर्डिंग इसकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती थी। बट वो कैपेसिटी होती थी ना वो लेस कैपेसिटी था, मतलब उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं थी, कम कैपेसिटी थी। मतलब एक छोटा सा ऑर्डिनरी अगर 1 मीटर का रेडियस ले लेते हैं तो उसके लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है। एक प्रॉब्लम इसमें यह थी कंडक्टर में, क्योंकि मैं कई बार बोलते आ रहा हूं कि बहुत सारे जगह या बहुत सारे लोग या बहुत सारे टीचर इसको कैपेसिटर का नाम दे देते हैं। यह है कंडक्टर, इसी का नाम कैपेसिटर दे देते हैं। नो डाउट कंडक्टर ही कैपेसिटर होने वाला है, बट स्टिल अब तक मैं कैपेसिटर इसका नाम लेने से बच रहा था। मैं इसलिए बच रहा था क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही बताया था कि कैपेसिटर वैसा एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करके रखता है, मतलब एनर्जी को स्टोर करके रखता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करके रखता है। अब यहां पे चार्ज है, ये एक सिंगल बॉडी है, इसकी कैपेसिटी को तुम घटा बढ़ा नहीं सकते हो, ये भी एक ड्रॉबैक है। हम चाहते हैं कि हम कैपेसिटी को कम ज्यादा कर सकें, तो इसकी कैपेसिटी को अगर सिंगल कंडक्टर रखे हो तो उसकी कैपेसिटी को चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, इसकी कैपेसिटी चेंज करने का मैं एक उपाय बताया था कि बाजू में एक और कंडक्टर रख देते हैं ना उसके आजू बाजू, जिसपे अगर माइनस पोटेंशियल माइनस चार्ज आ गया और कुछ अर्थिंग वगैरह लिया था तब पोटेंशियल कम करके इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। बट जनरली सिंगल स्पेयर रखने से हम इसकी कैपेसिटी को बढ़ा नहीं सकते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम ये कि इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत ही कम है। दूसरी प्रॉब्लम ये कि ये सिंगल स्पेयर के लिए हम इसकी कैपेसिटी को बढ़ा नहीं सकते, फिक्स कैपेसिटी हो जाएगी क्योंकि रेडियस भी फिक्स हो जाएगा। बिकॉज सी का फॉर्मूला इसके लिए क्या था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अगर एक बार बना दिए इसका मतलब इसकी कैपेसिटी को सिंगल स्पेयर को रख के नहीं चेंज कर सकते। दूसरा क्या है कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब कैपेसिटर जो होता है जनरली वो एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो पकड़ के नहीं रखे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब खुद से निकल रहा है। कहां प्लस से निकला और कहीं इंफिनिटी पे टर्मिनेट हो रहा होगा। मतलब इसका जो एनर्जी है ना हम बाउंड करके नहीं रख पाए। मीन्स आवाज क्लियर नहीं है, सबको आवाज क्लियर नहीं है? पक्का? एक सेकंड रुको, अभी दिख तो सही रहा है और नेट वगैरह भी सही है। ठीक है, अभी देखो तो अभी आ रहा है आवाज? ठीक है। पहला इसका प्रॉब्लम ये था कि इसकी कैपेसिटेंस, इसकी कैपेसिटी कम थी। दूसरा ये था कि सिंगल स्पेयर को रख के एक बार हम बना दिए तो इसकी कैपेसिटी को चेंज नहीं कर सकते थे। तीसरा ये था कि एनर्जी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करना चाहिए वो बाउंडेड नहीं है, वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस से निकल रहा है और कहीं इंफिनिटी पे टर्मिनेट हो रहा है। मतलब इसका एनर्जी नॉट बाउंडेड, एनर्जी इज नॉट बाउंडेड। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से यहां से निकला और इंफिनिटी पे कहीं टर्मिनेट हो गया, मतलब एनर्जी भी बाउंडेड नहीं है। इसीलिए मैं इसको कैपेसिटर नाम बोलने से बच रहा था। हालांकि बोल सकते हैं क्योंकि कंडक्टर ही कैपेसिटर है, जैसी कैपेसिटी निकाल सकते हैं उसको कैपेसिटर बोल सकते हैं, बट स्टिल मैं ये नाम लेने से बच रहा था बिकॉज कैपेसिटर जब हम वर्ड यूज करते हैं ना तो तुरंत माइंड में आता है कि अच्छा एक ऐसा डिवाइस जो कि चार्ज को स्टोर करे, एक ऐसा डिवाइस जो कि एनर्जी को स्टोर करे, एक ऐसा डिवाइस जो कि एनर्जी को स्टोर करे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे माइंड में आता है क्योंकि मैं पहले दिन ही इसका एप्लीकेशन भी सिखाया था कि इसको फैन में यूज करते हैं, इसको मोटर में यूज करते हैं, कैमरा में यूज करते हैं, ऐसे एप्लीकेशन सिखाया था। अब वो इस एप्लीकेशन में तो दिख नहीं रहा है कि उस एप्लीकेशन में ये फिट हो, तो ये हमें फिट नहीं दिख रहा है।
इसके लिए हुआ ये कि हम अब अलग से सीखेंगे कि एग्जैक्टली नहीं, हम वैसे डिवाइस की बात करेंगे जिसमें सच में हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक आएगा वो रियल में कैपेसिटर आएगा, जिसका यूज हम डेली लाइफ में करते हैं। यहां तक कोई भी डाउट है? ठीक है, वेरी गुड। सो आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। अब आते हैं मेन हेडिंग में देता हूं कैपेसिटर। सो इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चे। सो चलो ले लिए हो गया ऑलरेडी। अब आते हैं कैपेसिटर पे। सो स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर, याद रखना बच्चे, कैपेसिटर को ही कंडेंसर बोलते हैं। कैपेसिटर को ही कंडेंसर बोलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में इसका यूज करते हैं, बोर्ड में तो नहीं लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो भी क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे जगह ना कंडेंसर यूज कर देते हैं। तो बच्चे थोड़े से टेंशन हो जाते हैं जिसको पता नहीं होता है, बट आपको ध्यान रखना है कि कैपेसिटर ही कंडेंसर होता है। जो फैन में लगा होता है ना उसको कैपेसिटर जनरली वो दुकान वाले नहीं बोलते हैं, मैकेनिक या दुकान वाले जनरली उसको कंडेंसर बोलते हैं, बट होता है वो कैपेसिटर ही। सो कैपेसिटर सच में होता क्या है? तो सबसे पहले पता चला कि कैपेसिटर ऐसा होना चाहिए जो एनर्जी को स्टोर कर पाए। ऐसा नहीं कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, कोई भी, हम ये नहीं बात कर रहे हैं। मैं बात करूंगा आगे कि कैपेसिटर ना 3 टाइप का यूज करते हैं, पैरेलल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। बट भूल जाते हैं, ये सारे कैपेसिटर को भूल जाते हैं। सिर्फ ये पहले सोचते हैं, माइंड में ये रखते हैं कि कैपेसिटर कुछ भी बनाओ, चाहे पैरेलल बनाओ, चाहे स्फेरिकल बनाओ और चाहे सिलिंड्रिकल बनाओ, एनर्जी स्टोर्ड होना चाहिए, एनर्जी बाउंडेड होना चाहिए, उसको हम पकड़ के रख पाए कि हम यूज कर पाए बाद में, ऐसा माइंड में थॉट होना चाहिए। तो कैपेसिटर का डेफिनेशन क्या है बच्चे, ध्यान से सुनना। कोई भी दो कंडक्टर किसी भी शेप का, अब देखो मैं कुछ भी घटिया सा शेप ले रहा हूं क्योंकि कोई भी स्फेरिकल ले सकते थे, बट मैं कोई भी शेप ले रहा हूं। कैपेसिटर अगर तुम रियली में बनाना चाहते हो जो कि चार्ज को स्टोर कर पाए, इसका मतलब तुमको एक कंडक्टर नहीं 2 कंडक्टर लेना पड़ेगा। पहला चीज फिक्स है, कोई भी कैपेसिटर आगे सीखेंगे, स्फेरिकल हो, सिलिंड्रिकल हो या पैरेलल हो, पहला चीज फिक्स है, कंडक्टर 2 होना चाहिए। मतलब कंडक्टर जो यूज करोगे वो 2 होना चाहिए, किसी भी शेप का, मतलब एनी शेप, किसी भी शेप का 2 कंडक्टर। इनके बीच का जो मीडियम होना चाहिए, ये पानी नहीं है, ये मीडियम को बता रहा हूं, ये जो मीडियम होना चाहिए ये मीडियम नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। किसी भी 2 कंडक्टर के बीच का जो मीडियम होना चाहिए वो नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। क्वेश्चन है भाई नॉन कंडक्टिंग क्यों होना चाहिए? क्योंकि कंडक्टिंग रहेगा तो दोनों पे चार्ज फिर तो सेम ही हो जाएगा ना। अगर कंडक्टिंग मीडियम रहा मतलब कांटेक्ट है, कंडक्शन का मतलब ही कांटेक्ट होता है। अगर कंडक्टिंग मीडियम रहा मतलब दोनों कांटेक्ट है, मतलब भाई 2 क्यों रखे हो, फिर एक ही रखो ना, फिर 2 क्यों रखने की जरूरत है, एक ही रखो, फिर थोड़ा बड़ा कैपेसिटी का रखो। तो याद रखना है कि उनके बीच का मीडियम जो होना चाहिए वो नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। स्टार्ट जब हम करेंगे वहां पे एयर से स्टार्ट करेंगे, बाद में बीच में कुछ भी भरते जाएंगे, बट जो भी मीडियम रहेगा वो नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। तो क्या क्या पता चला कि कंडक्टर 2 होना चाहिए, किसी भी शेप का होना चाहिए, और उनके बीच में जो मीडियम होना चाहिए, उनके बीच में मतलब मीडियम बिटवीन देम इज नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। सो मीडियम बिटवीन देम नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। तीसरा 2 पॉइंट हो गया अभी कि कंडक्टर 2 होना चाहिए, उनके बीच का जो मीडियम होना चाहिए वो नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। तीसरा जो पूरे कैपेसिटर का मेन प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल सबको अभी तक सीख चुके होंगे, प्रिंसिपल मींस उस पे बेस्ड होता है, उसी पे वर्किंग होती है उसकी। तीसरा प्रिंसिपल ये होना चाहिए किसी भी शेप का कि कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज्ड by reducing potential difference between them, by reducing
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटेंस, मतलब या कैपेसिटेंस बोल सकते हैं कि उस जो दो कैपेसिटेंस तुम बोल रहे हो, या काम करो बिटवीन द क्या बोलेंगे, बिटवीन देम और ऑफ कंडक्टर्स बोलो, ज्यादा बेटर है, ऑफ कंडक्टर्स, मतलब इन दोनों के बीच का कैपेसिटेंस हम इंक्रीज कर सके जब चाहें बाय रिड्यूसिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। कैसे पोटेंशियल डिफरेंस रिड्यूस कर सकते हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था कि एक स्पेयर दिया था, अगर ये ऐसा स्पेयर है, बाजू में एक और स्पेयर रख दो न्यूट्रल, ये माइनस था, ग्राउंडिंग रख देंगे तो रख दिए थे, तो ये सारा जो प्लस वाला था वो नीचे चला गया था, तो उससे हुआ ये था कि इसके बीच यहां का पोटेंशियल जो था वो टोटल कम हो गया था, या इस मायने में बोलो कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया था। सो मेन प्रिंसिपल और थर्ड पॉइंट इसका यही है कि कैपेसिटी तुम कभी भी इंक्रीज कर पाओ बाय रिड्यूसिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स। हम पहले ही से सीख चुके हैं कि C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है अगर तुम V चेंज कर दिए बाय कीपिंग, यहां पे लिखना है तो लिख लो, बाय कीपिंग चार्ज कांस्टेंट, बाय कीपिंग Q कांस्टेंट, मतलब चार्ज को छेड़छाड़ हमने नहीं किया, क्योंकि चार्ज चेंज हो गया और उसके अकॉर्डिंग V चेंज हुआ तो कैपेसिटी सेम रहेगी। बट हम ऐसा कर सके कि चार्ज को कांस्टेंट रख के V को चेंज कर पाए, उस टाइम में हम क्या कर सकते हैं, उस टाइम में कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस इंक्रीज कर सकते हैं। सो 3 पॉइंट मेनली पता चला। पहला कि कैपेसिटर अगर तुम डिजाइन कर रहे हो, नो मैटर व्हाट इज द शेप, स्फेरिकल, पैरेलल, सिलिंड्रिकल, कुछ भी हो, कंडक्टर दो होने चाहिए, मीडियम नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, मतलब इंसुलेटिंग होना चाहिए, और तीसरा उसकी कैपेसिटी जब तुम चाहो बढ़ा दो बाय रिड्यूसिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम या पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। इस पूरे सिस्टम को हमने कैपेसिटर का नाम दिया। ये जो पूरा सिस्टम है ये कैपेसिटर है, और इसका पोटेंशियल अगर तुम कम कर दो तो उसकी कैपेसिटी तुम बढ़ा पाओ। ये मेन 3 प्रिंसिपल है, इस 3 पॉइंट्स हैं, इसी 3 पॉइंट पे कोई भी कैपेसिटर डिजाइन किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करने वाला पॉइंट्स कहां से लाए, मतलब कैसे यूज करें उसको कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो। तो इसके लिए क्या किया जाता है, सुनो, इसके लिए इस कंडक्टर को ना बैटरी से जोड़ दिया जाता है। ये दो जो अलग अलग कंडक्टर है किसी भी शेप का हो, इसको बैटरी से जोड़ देने से क्या होता है कि बैटरी से जैसे जोड़ा, ये हाई और ये लो है, सबको सिखाया गया 10th से कि इसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल और इसको बोलते हैं लो पोटेंशियल। ये प्लस है तो इसको क्या कर देता है पॉजिटिव, और ये माइनस है तो इसको क्या कर देता है नेगेटिव। इसका मतलब अगर इसके पास प्लस क्यू गया तो इसके पास क्या चला गया, माइनस क्यू। तो इस कंडक्टर के पास अगर प्लस क्यू गया तो इस कंडक्टर के पास माइनस क्यू। तो चेक करो, अगर इसके पास पोटेंशियल चार्ज प्लस क्यू है तो इसका पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा। लेट दिस वन इज V1, लेट दिस वन इज V1, या उसी को V प्लस लिख सकते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज के कॉज से वहां पे पोटेंशियल आया। अगर इसके पास चार्ज माइनस आया तो इसका पोटेंशियल V2 ले लेते हैं और इसको लिख सकते हैं V माइनस, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम आने वाली है इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, एक प्लस में और दूसरा माइनस में। अगर नेट पोटेंशियल चाहे इस पे या इस पे किसी पे भी निकालो, चाहे इस पे या इस पे, नेट पोटेंशियल की वैल्यू जब लिखोगे तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 आएगा। बट ध्यान रखो, V1 अगर प्लस में है तो V2 माइनस में है, V1 अगर प्लस में है तो V2 माइनस में है, इसीलिए इसको लिखेंगे V1 प्लस माइनस V2। इसका मतलब उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखो कम हुआ, मतलब पोटेंशियल कहीं पे भी निकालो, कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, बोलो। पोटेंशियल उनके बीच का, इसी पोटेंशियल का नाम, ये V पोटेंशियल है, ये V क्या है, टोटल पोटेंशियल है दोनों का, लेकिन इसकी वैल्यू जब देखी गई तो V1 माइनस V2 आ रही थी, और इसी का नाम, इसी V का नाम रख दिया गया
पोटेंशियल डिफरेंस, इसी V का नाम रख दिया गया पोटेंशियल डिफरेंस। सो अब याद रखना हमें डिफरेंस कि जो V लिखा होता है वो पोटेंशियल नहीं होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों कंडक्टर के बीच का। या दो कंडक्टर नहीं बोल सकते हो तो डायरेक्ट बोलो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस वो V होता है। तो देखो जैसे बैटरी कनेक्ट किया, एक पे गया प्लस और दूसरे पे गया माइनस, इसके कॉज से हम V को कम कर पाए कि नहीं कर पाए? आंसर है कम कर पाए। उस V को कम करने से हमें पता है कि एज Q इक्वल टू क्या होता है? CV, या C इक्वल टू क्या होता है? Q बाई V। अगर तुमने V को मिनिमाइज कर दिया, इसका मतलब C को तुमने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। इसका मतलब ये वाला प्रिंसिपल ऐसे वैलिडेट हो पाता है। अब बताओ, जितना तक मैंने सिखाया ये सब कोई तुम्हारे बोर्ड के काम की चीज नहीं है, मतलब ये तुम्हारे सिर्फ समझने के लिए। बोर्ड में पॉइंट पे पूछा जाता है सीधा पैरेलल प्लेट का डेरिवेशन बताओ, स्फेरिकल तो और सिलिंड्रिकल है भी नहीं, तो उसमें क्वेश्चन वाइज पूछे जाते हैं। लेकिन ये चीज तुम्हारे माइंड में फीड करना पड़ेगा कि हम कोई भी टाइप का कैपेसिटर बनाएं या देखें, ये तीन चीज फॉलो होनी चाहिए। और फॉलो कैसे होती है? इस प्रोसेस में फॉलो होती है। अब बताओ किसी को कुछ भी डाउट है क्या? बोलो बच्चे, बाकी लोग भी। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं बच्चे, एक बार देख लो फटाफट। कोई भी कैपेसिटर बनाना है, कुछ भी सेफ कुछ भी डाल दो। एक दो कंडक्टर कितने होने चाहिए? दो। ये दिखाना है ऐसे दो, चाहे पैरेलल हो कुछ भी हो, दो कंडक्टर होना चाहिए। उनके बीच का मीडियम क्या होना चाहिए बच्चे? नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। और तीसरा, उनका पोटेंशियल डिफरेंस जितना कम कर सकते हो उतना कम करें। तो सोचो सबसे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस कब कम हो सकता है? जब ये प्लस में रहे और ये माइनस में रहे। ध्यान से सुनना, सबसे कम पोटेंशियल डिफरेंस कब हो सकता है? जब ये प्लस में रहे और ये माइनस में रहे। उस टाइम में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चे? कम हो सकती है। और ये कम हो सकती है जब एक बैटरी को कनेक्ट कर दो, एक प्लस को दे, एक प्लस हो गया और दूसरा माइनस हो गया। इसका मतलब इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम यहां पे हम कर दिए, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को कम करने से कैपेसिटी क्या कर लिया? हम इंक्रीज कर पाए। ठीक है, रब करो इसको। चलो इसको स्क्रीनशॉट मारो, मैं रब कर रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे बच्चे, ठीक है। नाउ अब आते हैं कि ये जो मैं बोला कि किसी भी शेप का दो कंडक्टर होना चाहिए। अब शेप तो हमारे ऊपर है, हम जैसा बनाएंगे वैसा शेप हो जाएगा। तो जैसा इंसान मतलब हम लोग जैसा शेप बनाए ना, उसके अकॉर्डिंग कैपेसिटर का नामकरण कर दिया गया। तो इसी दो कंडक्टर का शेप अगर पैरेलल प्लेट रख देते हैं, मतलब दो प्लेट को पैरेलल रख देते हैं, तो नाम हो जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर दो स्पेयर रख देते हैं एक के आजू बाजू, अभी तक पहले एक ही स्पेयर देखा था, दो स्पेयर को रख देते हैं तो स्पेरिकल कैपेसिटर बन जाता है। और सिलेंडर को रख देते हैं एक के बाजू एक, मतलब कुछ ऐसा स्पेयर रख देते हैं या ऐसा कुछ सिलेंडर रख देते हैं, एक अंदर और एक बाहर, मतलब जिसका बीच में दो डिस्टेंस, बीच में कुछ ना कुछ नॉन कंडक्टिंग मीडियम। इसी शेप के अकॉर्डिंग नाम तीन तरह का रखा गया और बताया गया कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो बच्चे अभी क्या देखे थे? अभी देखे थे कि अगर कैपेसिटर फॉर्म करना है तो कितने कंडक्टर होना चाहिए? दो, और दोनों में चार्ज क्या होना चाहिए? एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, सो अभी देखते हैं अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कितने? अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। वन इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सेकेंड वन इज spherical capacitor and third one is cylindrical capacitor. Now जो सबसे पहला है वो हमें देखना है बच्चा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका मैक्सिमम जो लेक्चर होगा कैपेसिटर का वो किसके ऊपर बेस्ड होगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किस पे बेस्ड होगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत ही कम क्वेश्चन स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल से रिलेटेड आते हैं।
स्पेरिकल और सिलिंड्रिकल के बोर्ड एक भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, वो सिर्फ जेडबलई और नेट के अकॉर्डिंग रहेगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो हमारे बोर्ड के सिलेबस में आने वाला है, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब क्या। पैरेलल से पता चला कि तुरंत दो प्लेट लो, कैसा भी, चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, दो प्लेट ले रहे हो, मैं 3D में दिखा रहा हूं, दो प्लेट लेते हैं लेकिन दोनों का दोनों प्लेट कैसा दिखना चाहिए, पैरेलल। तुम ऐसे भी ले सकते हो, सर्कुलर जो डिस्क होता है वैसे ले सकते हैं, ये दो सर्कुलर डिस्क हो गए, ये भी दोनों अगर आपस में पैरेलल है तो इसको भी क्या बोल सकते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इट मींस अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना है तो प्लेट कैसा भी लो, पैरेलल होना चाहिए। तो सबसे पहले पता चला कि प्लेट जो होगा, सो प्लेट जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सबसे पहला पॉइंट ये पता चला कि जो प्लेट होना चाहिए, चाहे वो सर्कुलर डिस्क के फॉर्म में हो, चाहे रेक्टेंगल के फॉर्म में हो, चाहे स्क्वायर के फॉर्म में हो, वो दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, पैरेलल। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा ये है कि ये जो प्लेट्स होना चाहिए वो होना चाहिए इनफाइनाइट। क्वेश्चन है क्यों ये प्लेट्स इनफाइनाइट क्यों? हम कैपेसिटर जब बना रहे हैं तो कैपेसिटर का हमारा एम क्या है, चार्ज को, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करना। हमारा मेन एम यही है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करना चाहते हैं। अब हम चाहते हैं कि इनके बीच में, ये दो कंडक्टर है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर हो। नो डाउट, जैसा मैं समझाया, दो कंडक्टर में से एक प्लस होना चाहिए और दूसरा माइनस होना चाहिए, लेकिन उसमें भी हम चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में जो फील्ड है वो बाउंडेड रहे, वो निकल के इधर उधर भागे नहीं, जैसा कि स्फेरिकल कंडक्टर में होता था कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता था। हम नहीं चाहते थे, हम यहां पे क्या चाहते हैं कि वो बाउंडेड रहे। तो देखो, धुंधला धुंधला से याद करना, ऐसा कुछ था, ये फर्स्ट चैप्टर में देखे थे, ये दो प्लेट्स होते थे, ये जो दो प्लेट्स होते थे, एक प्लस होता था एक माइनस होता था। सो प्लस से फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकलता था, माइनस के लिए फील्ड लाइंस क्या होता था, अंदर आता था। तो चेक करते थे तो इधर फील्ड क्या होती थी, जीरो। अगर दोनों का चार्ज सेम होता था तो इधर फील्ड जीरो, इधर फील्ड जीरो, इधर ऐड होता था। उसमें याद करो एक की फील्ड की वैल्यू कितनी होती थी, तो एक किसी भी एक के लिए फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती थी वो इक्वल जो होती थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। उस टाइम में किसी भी एक प्लेट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती थी कितनी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बीच में जब ऐड होता था तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बचता था। क्यों? क्योंकि एक के लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, बीच में जब देखेंगे तो दोनों के लिए ऐड हो जाता था, तो कितनी वैल्यू होती थी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो हमें याद है कि इसके कॉज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी होती थी। बट ध्यान से सुनो, उस टाइम में जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती थी, ये कब होती थी, जब ये प्लेट इनफाइनाइट होता था। ये तब होता था जब प्लेट कैसा होता था, इनफाइनाइट। इसके फाइनाइट के कंडीशंस मैंने कराया नहीं था कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट सीट, मतलब अगर छोटा रहे सीट, फाइनाइट रहे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये मैंने कराया नहीं था। 11 वाले लेक्चर में जिसको जरूरत होगी मिल जाएगी, क्योंकि एडवांस लेवल पर हमें कुछ कुछ चीजें सीखने की नीड होती है, इसीलिए उसमें मैं डालूंगा। अभी पता चला कि अगर ये प्लेट इनफाइनाइट रहे तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और तब इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा निकलता है, मतलब यूनिफॉर्म होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म। मतलब अगर ये फाइनाइट हो जाए, अगर ये इनफाइनाइट नहीं रहे, मतलब फाइनाइट हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा नहीं निकलेगा, फिर कर्व में जाएगा तो बाहर में डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है। अगर ये ऐसे निकले, ये ऐसे निकले तो हो सकता है कुछ बाहर भी निकल जाए। इसका मतलब उस टाइम में एज इफेक्ट हो सकता है, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाउंड नहीं कर पाएंगे। सो ये प्लेट होना चाहिए वो इनफाइनाइट होना चाहिए। ये प्लेट कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और उस टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जाता है, यूनिफॉर्म जाता है। उस टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जाता है, यूनिफॉर्म। अब ये इनफाइनाइट मतलब क्या, सो इनफाइनाइट ये प्लेट कब होगा, तो याद करो मैंने बताया था इनफाइनाइट एक रिलेटिव वर्ड होता है। इनफाइनाइट एक रिलेटिव वर्ड होता है। देखने के टर्म में देखते हैं तो किसी जिसका आई का डिफेक्ट होता है, किसी के लिए इनफाइनाइट 1 मीटर होता है, किसी के लिए 20 मीटर होता है, किसी के लिए 50 मीटर होता है। सो इनफाइनाइट
एक रिलेटिव टर्म है। और बेस्ट वे में कैसे समझा सकते हैं, एंटमैन सबने देखा होगा, मार्वल की काफी फेमस सीरीज है। एंटमैन में जब वो छोटा हो जाता है ना, तो एक रूम जिसमें हम इजिली ऐसा लगता है कि रूम बहुत छोटा है, लेकिन जब वो एंटमैन मतलब छोटा जब बनता है ना, तब लगता है कि वो रूम बहुत ही उसके कंपेयर में बड़ा है। इसका मतलब उसके साइज के रेस्पेक्ट में वो रूम क्या हो गया था, इनफाइनाइट हो गया था। रूम का साइज उतना ही है, लेकिन जब खुद की साइज बहुत छोटी हो गई तब वो रूम कैसे दिखने लगा, इनफाइनाइट। वैसे ही ये प्लेट इनफाइनाइट कब बिहेव करेगा, कब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, जब इससे इनके बीच में जब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी, लेट इस पॉइंट पे, मतलब यहां से ये इस पॉइंट पे डिस्टेंस जो देखा, डिस्टेंस की वैल्यू ले लिया सपोज 0.5 mm, 0.5 mm, और उसके रेस्पेक्ट में जो लेंथ और ब्रेड्थ है ये सपोज ले लिया 20 मीटर, मतलब ये स्क्वायर होगा तो ये ले लेते हैं 20 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 20 मीटर। रेक्टेंगल होगा तो 20, 15 कुछ भी हो सकता है। सो लेट उस टाइम में एरिया की वैल्यू लिख दिया 20 मीटर स्क्वायर। तो बताओ इस 20 मीटर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस छोटा है कि बहुत छोटा है, आंसर है बहुत छोटा है। तो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में अगर d की वैल्यू बहुत ही छोटा कर दें, इनके बीच में अगर इसका फील्ड यहां कैलकुलेट करना है, इसका फील्ड यहां, मतलब अगर यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस, चाहे ये डिस्टेंस या यहां तक, अगर बहुत ही छोटा कर दें एज कंपेयर टू एरिया, उस टाइम में यही प्लेट कैसे बिहेव करेगा, इनफाइनाइट बिहेव करेगा। मतलब ये प्लेट का एरिया फिक्स है, लेकिन जिस डिस्टेंस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं अगर वो बहुत ही छोटा हो जाए, उस टाइम में प्लेट का एरिया जो हो जाएगा वो बहुत बड़ा दिखेगा। इट मींस दैट प्लेट विल बी कंसीडर्ड एज इनफाइनाइट। इसका मतलब दूसरा कंडीशन ये पता चला, इधर समझाने के लिए लिखा था, दूसरा कंडीशन ये पता चला कि जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो इसके एरिया ऑफ द प्लेट का बहुत ही छोटा होना चाहिए। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, मतलब इसके कॉज से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां निकालना पड़े तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी वैल्यू दिखनी चाहिए हमें, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और उस टाइम में वो जो फील्ड दिखेगा कैसा दिखेगा, बिल्कुल यूनिफॉर्म दिखेगा। इसका मतलब देखो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को बाउंड कर पाए कि नहीं कर पाए, कर पाए। मतलब जो इधर से निकला सारे सारे यूनिफॉर्म है या और पैरेलल भी है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकलेगा वो यहां पे बाउंडेड दिखेगा। सो यही तो हम चाहते थे कि जितनी एनर्जी है सब हम स्टोर कर ले, जितनी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है सबको हम स्टोर कर पाए। सो क्या पता चला, पहला कंडीशन दोनों पैरेलल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये पता चला कि ये प्लेट कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। और ये प्लेट इनफाइनाइट कब होगा, जब इनके बीच का डिस्टेंस इसके एरिया के कंपेयर में बहुत ज्यादा हो। वैसे ही जैसे एंटमैन की साइज जब बहुत ही छोटी हो जाती है तो पूरा रूम उसके लिए क्या दिखने लगता है, इनफाइनाइट दिखने लगता है। सो दूसरा कंडीशन ये पता चला कि D should be very very less than area, उस टाइम में ये इनफाइनाइट की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी और उस टाइम में जो भी फील्ड निकलेगा वो कैसा निकलेगा, पैरेलल, एकदम यूनिफॉर्म निकलेगा और जो इधर से निकलेगा वो इधर बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है यहां तक। सो दूसरा कंडीशन हमें पता चला पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर के लिए कि D should be very less than A। तीसरा कंडीशन है कि सपोज इसका एरिया A1 है और इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A1 और इसका एरिया A2। सो तीसरा कंडीशन है एरिया शुड बी सेम, मतलब दोनों का जो एरिया होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, दोनों का एरिया सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फायदा होने वाला है। अब तीसरा पॉइंट मैंने बोला कि दोनों का एरिया सेम होना चाहिए। अब ये कैसे, इसका क्या लॉजिक है, क्योंकि हमें पता है कि दो अगर प्लेट है, अगर दो प्लेट पे एक प्लस चार्ज क्यू है और दूसरे पे माइनस चार्ज क्यू है और एरिया अगर तुम अलग अलग रख देते हो तो याद देखो एरिया अगर इसका A1 ले ले और इसका A2 ले लेते हैं तो क्या दोनों का सिग्मा सेम रहेगा या अलग हो जाएगा, जल्दी बोलो। अलग हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं, बस हम यही नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम हो। दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम रहेगी तो फायदा है। दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम रखने से फायदा क्या है, इस साइड में और इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यस और नो, जीरो।
जो बचेगा सिर्फ किधर बचेगा, अंदर में। हम बाउंड करके रख पाएंगे, हम उसको स्टोर करके रख पाएंगे। सो इसीलिए दोनों का एरिया क्या लेते हैं, सेम, क्योंकि हमें चार्ज डेंसिटी, नो डाउट यहां पे प्लस क्यू है और यहां पे माइनस क्यू है, लेकिन एरिया सेम रखने से इस पे प्लस सिग्मा हो गया और इस पे माइनस सिग्मा हो गया। ये एक फायदा हो गया। किसी को डाउट है? नो सर। सो ये तीन चीज पता चली कि दो प्लेट्स पैरेलल होना चाहिए, डिस्टेंस उनके बीच का बहुत ही कम होना चाहिए, और एरिया जो होना चाहिए बच्चे, एक सेकेंड रुकना, शिट, हाँ, एरिया जो होना चाहिए, एरिया होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, ठीक है। उससे चार्ज डेंसिटी की वैल्यू सेम हो जाती है। इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाती है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बचती है अंदर बचती है। तो देखो, क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रॉपर्ली बाउंड कर पाए या नहीं बाउंड कर पाए, बोलो। बाउंड कर पाए। अब क्या इसको भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोल सकते हैं क्या? अगर इनके बीच का डिस्टेंस d बहुत ही कम ले एरिया से, तो क्या ये सर्कुलर प्लेट जो कि पैरेलल है, पैरेलल बनाया हुआ है, तो क्या ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव कर सकता है क्या? आंसर है हाँ। आंसर है हाँ, कर सकता है, पर ध्यान रखना है यहां पे भी दोनों का एरिया क्या लेना है, सेम लेना है, ठीक है। किसी को डाउट है? नो सर। हाँ, अब एक चीज और सुनो। अब जो मैं, देखो ध्यान से, एक पे चार्ज प्लस क्यू लिया और दूसरे पे माइनस क्यू, एक पे चार्ज प्लस क्यू और दूसरे पे माइनस क्यू। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या जरूरी है कि हर बार दो प्लेट पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ही रहे? ये किसका चालू है माइक? सो देखो इधर, क्या मैं क्या क्वेश्चन पूछा कि क्या जरूरी है हर बार कि एक पे प्लस हो और दूसरा पे माइनस, इक्वल इक्वल ही हो, अलग अलग ना हो? क्या ऐसा जरूरी है? क्या लगता है तुम लोगों को, बोलो। तो आंसर है कि नहीं। अब सुनो इधर ध्यान से, जब आगे टॉपिक में सिखाऊंगा ना, तो बोर्ड लेवल पे ऐसा ही आएगा। मतलब बोर्ड लेवल पे ऐसा एक भी क्वेश्चन जनरेट नहीं होगा जिसमें दोनों चार्ज इक्वल इक्वल ना हो, लेकिन मैं एक कंडीशन अलग से कराऊंगा कि जब दोनों का चार्ज जो है, एक प्लस क्यू और दूसरा क्यू ना रहे, एक पे 2 कूलम रहे, एक पे -3 कूलम रहे, कुछ ऐसा रहे, उस टाइम में उसकी कैपेसिटी क्या हम डिफाइन कर सकते हैं क्या? तो उस टाइम पे मैं एक बार सिखाऊंगा। वो जरूरी नहीं होता है, बट तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये ऐसा ही होता है, एक पे प्लस क्यू और एक पे माइनस क्यू। क्यों? क्योंकि यहां बैटरी लगा के रखते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां पे एक बैटरी लगा के रखते हैं, और बैटरी लगाने से कंफर्म है एक पे प्लस क्यू गया तो दूसरे पे माइनस क्यू जाएगा। यहां पे भी बैटरी लगाने से ये है कि एक पे प्लस क्यू गया तो दूसरे पे क्या जाएगा, माइनस क्यू। बट ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा होना चाहिए, ये जस्ट माइंड में रख लो। यूज नहीं करूंगा अभी, लास्ट में यूज करूंगा, एक टॉपिक कराऊंगा कि जब दोनों पे डिफरेंट चार्जेस हो, मतलब प्लस माइनस नहीं हो, अलग अलग हो, तब क्या हम कैपेसिटी डिफाइन कर सकते हैं क्या? बोलो, किसी को डाउट है? सो यहां तक हमें फील आया थोड़ा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होना चाहिए, सेम कुछ भी हो, पैरेलल होना जरूरी है। इनके बीच का डिस्टेंस एरिया से कम होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जितने फील्ड लाइन से ये इनफाइनाइट की तरह बिहेव करना चाहिए, और अगर इनफाइनाइट की तरह बिहेव करेगा तो फील्ड यूनिफॉर्म होंगे और सब के सब बाउंडेड हो जाएंगे, कोई भी जो है बाहर भागेगा नहीं। एरिया भी क्या होना चाहिए बच्चे, सेम होना चाहिए। यहां तक किसी को डाउट नहीं है तो स्क्रीनशॉट मारो फटाफट। ये टाइम पास था, ये जो था ऐसे ही सिखाने के लिए यूज किया था। ये मेन दो ध्यान रखना है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिए, बोलो, अरे बोलो। हाँ ठीक है, चलो। सो मैं रब कर रहा हूं। अब जो है,
अब सुनो बच्चे, अब जो सीखना था सीख गए, इसके बाद तुम लोगों का ना सब टाइम पास रहेगा, सब फालतू फालतू टॉपिक सब कराऊंगा मैं, ठीक है। सो चलो अब आते हैं, फील्ड देने वाला हो गया। चलो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? सो दो प्लेट ये ऐसे एग्जैक्टली रियल में ऐसे दिखता है, रियल में ऐसे दिखता है, बट हम क्या करेंगे पता है, ऐसे भी बना सकते हैं। इसका सिंबल है बच्चे, पैरेलल प्लेट का सिंबल है ऐसा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिंबल ऐसा है। अगर दो यहां पे लाइन पैरेलल दिखा दिया, इसका मतलब पैरेलल प्लेट है। बैटरी मत समझना, बैटरी में एक बड़ा डंडी एक छोटा डंडी होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के सिंबल में दोनों इक्वल पैरेलल दिखना चाहिए और दोनों का एरिया सेम दिखना चाहिए। अब सुनो, एग्जैक्टली ये 3D में ऐसे बनता है, जब 1D में और 2D में दिखाते हैं ना, तो सिर्फ वो लाइन ही दिखाते हैं, मतलब पूरा नहीं दिखाते हैं, सिर्फ ये लाइन दिखाते हैं, ये लाइन और ये लाइन दिखता है, बाकी पीछे वाला लाइन दिखता नहीं है। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है बच्चे? नो सर। इसको बोलते हैं कांस्टेंट पैरेलल कैपेसिटर, कांस्टेंट पैरेलल कैपेसिटर, और इसको बोलते हैं वेरिएबल पैरेलल कैपेसिटर। मतलब एरो मार दिया ना, ये वेरिएबल जनरली तुमको बोर्ड में दिखता नहीं है, बोर्ड वाले टर्म में, लेकिन आगे दिखेगा कॉम्पिटिटिव वाले में। इसको बोलते हैं वेरिएबल पैरेलल कैपेसिटर। मतलब अगर एरो नहीं मिला तो कांस्टेंट, एरो मार दिया तो वेरिएबल। अरे ये 10th में था पगले सब, देखो इधर, ये रेजिस्टेंस अगर ऐसे था, एरो मार दिया तो वेरिएबल रेजिस्टेंस था, एरो नहीं मारा तो कांस्टेंट रेजिस्टेंस था। वैसे ही यहां पे भी है, ठीक है। सो अब देखो खत्म हो गया। चलो बैटरी से कनेक्ट कर दो, क्यों? क्योंकि हमें एक पे प्लस चाहिए, दूसरे पे क्या चाहिए? माइनस चाहिए। सो ये प्लस प्लस हो गया और ये क्या हो गया? माइनस माइनस। इस पे हो गया प्लस सिग्मा और इस पे क्या हो गया? माइनस सिग्मा। ठीक है, कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चेक करो ध्यान से, बीच में जो मीडियम है वो कैसा है? इंसुलेटर मीडियम है, मतलब नॉन कंडक्टिंग मीडियम है। दो कंडक्टर होना चाहिए, बिल्कुल दो कंडक्टर है, एक पे चार्ज प्लस दूसरे पे चार्ज माइनस। क्यों? क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर पाए, और दो कंडक्टर से फायदा ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम बाउंड कर पाए। ये सारी कंडीशंस जो एक नॉर्मल कैपेसिटर के लिए थी, ये भी फॉलो कर रहा है, और आगे आने वाले सारे कैपेसिटर फॉलो करेंगे। यहां तक डाउट है बच्चे? इसी को ऐसे बना सकते थे, इसका सिंबल ऐसे है ना, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, इसका कैपेसिटेंस कुछ ना कुछ होगा, हम ले लेते हैं C, यहां पे ले लेते हैं बैटरी V, एक प्लस और एक माइनस। ये प्लस वाला इसको प्लस कर देगा और माइनस वाला उसको माइनस कर देगा। ठीक है, इसका पोटेंशियल रहता है V1, इसका पोटेंशियल रहता है V2, और ये V जो रहता है बच्चे, V एग्जैक्टली बैटरी का वोल्टेज होता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर V ले लेते हैं। V इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चे? V1 माइनस V2। याद रहेगा हमेशा, जो V लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू होता है, अभी थोड़ा देर पहले सिखाया था, याद रहेगा? यस सर। हाँ, पक्का याद रखना, V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दो कैपेसिटर होता है। दोनों को ये जो है और ये जो है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू रख के माइनस कर देना। इसके साइन पे मत जाना, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जो भी है रख के माइनस कर देना। सो सिंपल। यहां तक किसी को डाउट नहीं है? नाउ वी हैव टू एग्जैक्टली डिराइव कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यही बोर्ड का टॉपिक है, वीबीआई कर लो, 2 मार्क्स में बहुत बार पूछा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस डिराइव करो। यहां से बोर्ड का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। सो कैसे करेंगे तो चेक करो। हमें याद था कि एज हमें पता है कि C इक्वल टू Q अपॉन V होता है। C इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन V। व्हाट इज Q? Q इज चार्ज ऑफ एनी वन प्लेट ऑफ कंडक्टर। चार्ज इज एनी वन प्लेट ऑफ कंडक्टर, क्योंकि दोनों पे तो सेम ही है, एक प्लस और एक माइनस है, तो तुमको चार्ज Q लेना है किसी भी एक का, और V क्या होता है बच्चे? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम होता है। सो सुनो, हमें C निकालना है। अब Q तो ठीक है, अगर V निकाल लें, इनके दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, तो हम शायद C को निकाल सकते हैं। किसको निकाल सकते हैं? कैपेसिटेंस को। ये अलग से, ये सप्लीमेंट्री में बनाया है,
इसको ऐसा नहीं कि दो दो बार तुम भी बनाना, ये तुमको जस्ट मैंने बताया कि इसको ऐसे भी बना सकते थे। चलो, तो इसका मतलब Q, ठीक है, Q चार्ज तो Q ही है। अगर पोटेंशियल की वैल्यू को निकालने तो शायद कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। फिर देखा कि अच्छा कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी निकल जाएगा। कैसे? तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैसे निकालेंगे, चेक करो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 प्लस E2, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, इसके लिए इधर है और इसके लिए भी इधर ही है, तो ऐड हो जाएगा। बताओ एक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, जल्दी। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अभी तो बताया था थोड़ा देर पहले। सो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस इसके लिए भी कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जैसे इक्वल टू किया तो कितना आ गया बच्चे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हाँ वेरी गुड। अब तुरंत पता चला दोनों का एरिया सेम है, फटाफट ब्रेक कर दो। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल दी है। बट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए नहीं थी, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, हमें पोटेंशियल चाहिए था। फिर याद आया, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन हमने देखा था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो मैंने बताया था, वेद याद रखना, वेद बोला था V इक्वल टू ईडी। V जो होता है क्या होता है बच्चे, एग्जैक्टली V जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल होता है, मतलब V1 माइनस V2 इक्वल टू क्या लिखते थे, ईडी। और देखो V1 माइनस V2 को ही हमने V रखा है, सो V इक्वल टू क्या हो गया, E इंटू डी। सो चेक करो, E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन डी। E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V अपॉन डी। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं कैंसिल तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर Q बाई V निकाल लें तो C निकल जाएगा। Q बाई V निकाल लें तो क्या निकल जाएगा, C। चेक करो Q है क्या, हाँ है। V है क्या, है। तो V को इधर भेज देते हैं और इसको ऊपर लेके आते हैं, तो क्या हो गया, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर आया, D नीचे आया, इक्वल टू Q अपॉन V। ये V नीचे चल गया, और चेक करो Q बाई V क्या होता है, C। इसका मतलब what is the capacitance of parallel plate capacitor, so A epsilon naught upon D। किसी को डाउट है, आया ना, नो सर। पक्का पता चला। सो नो सर। अभी स्टार्टिंग में भी बताया था कैपेसिटर तीन चीजों पे डिपेंड करता है, जियोमेट्रिकल शेप एंड साइज, उसके शेप एंड साइज पे तो चेक करो, एरिया और उनके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड किया, आंसर है हाँ। कितना इसका एरिया है और कितना उनके बीच का डिस्टेंस है, देखो उस पे डिपेंड किया। और मैंने याद है रिलेट किया था जस्ट कि इनफाइनाइट ये क्यों होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस कम होना चाहिए। डिस्टेंस कम होने से देखो फायदा हुआ कि नहीं हुआ, डिस्टेंस कम होने से फायदा हुआ, कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। एरिया मैंने बोला था ना ज्यादा होना चाहिए, देखो एरिया ज्यादा होने से क्या हुआ, कैपेसिटी बढ़ गई, लॉस भी नहीं हुआ। सो सी किस पे डिपेंड किया बच्चे, सो दिस वन इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बोलो सर डी बहुत छोटा है तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अरे कुछ भी, डी मतलब छोटा मतलब क्या, एग्जैक्टली एरिया बड़ा मतलब क्या, एरिया बड़ा मतलब तुम बहुत ज्यादा एरिया रखने वाले हो, कैपेसिटर होता इतना सा है, अब उतने से में कितना एरिया तुम रख दोगे। डी छोटा बोलने का मतलब ये है, इस एरिया के कंपेयर में डी छोटा रहेगा, वो सबका कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा मिलके होता है, तो सब छोटे छोटे ही है, लेकिन इसके कंपेयर में वो छोटा है, तो हम नेग्लेक्ट कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी डी मतलब कुछ यहाँ नेग्लेक्ट नहीं करना, ठीक है। अरे हाँ या ना, हाँ सर। हाँ ठीक है। सो पैरेलल प्लेट के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यहाँ फिट करो, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जैसे स्फेरिकल कंडक्टर के लिए था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यहाँ पे हमें पता चला A एप्सिलॉन नॉट बाई D, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, A एप्सिलॉन नॉट बाई D। याद रहेगा या गड़बड़ करोगे, बोलो याद रहेगा, याद रहेगा। हाँ। सो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड किया, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, स्क्रीनशॉट लो फटाफट जल्दी।
ले लिए? Yes, sir. हाँ चलो मैं रब करता हूं। अब फिर से वापस से वही चीजें, कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड किया? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस पे डिपेंड किया? तो सबसे पहले डिपेंड किया शेप एंड साइज सेम बताया था, सबके लिए वैलिड रहेगा, ये भी है वैलिड है, ठीक है। मीडियम बिटवीन देम मतलब दोनों के बीच का मीडियम क्या है? अगर इनके बीच का मीडियम हमने एयर लिया है, कुछ और मीडियम रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर यहाँ पे कुछ और मीडियम रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम होगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा? कम होगा। और पोटेंशियल कम हो गया तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो सकता है। और ये आगे करेंगे, मतलब बीच में मीडियम रखेंगे, अभी नहीं रख रहे हैं, बाद में रखेंगे। मतलब और किस पे डिपेंड किया? मीडियम बिटवीन देम, उनके बीच के मीडियम पे। तीसरा पॉइंट यहाँ नहीं लिख रहा हूं, तीसरा पॉइंट था प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर। ये ऑलरेडी दो कंडक्टर यहाँ ले चुके हैं, वहां पे एक ही लिए थे ना, इसलिए वो टर्म दिखाया था। यहाँ पे दो कंडक्टर ऑलरेडी ले चुके हैं। आया बच्चे यहां तक? जल्दी Yes, sir. चलो Yes, एक फालतू सा क्वेश्चन करते हैं कि लिखो, क्वेश्चन लिखो तो फटाफट, या एक काम करो, देखो देखने से ही पता चल जाएगा कि दो सर्कुलर प्लेट्स हैं एंड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। रेडियस जो है उसकी, रेडियस की वैल्यू ले लेते हैं, कितना ले लें? रेडियस की वैल्यू ले लेते हैं 5 मीटर। ये आर है, ये भी आर है। रेडियस की वैल्यू है 5 मीटर और डिस्टेंस की वैल्यू है 1 mm, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 mm। पूछा कि फाइंड इट्स कैपेसिटेंस, मतलब सी की वैल्यू क्या होगी? किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? बोलो जल्दी, अरे बोलो, किया जा सकता है। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? तो सिंपल, बहुत ही फालतू सा है। C इक्वल टू फॉर्मूला है क्या? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। चेक किया A क्या है? ये सर्कुलर है, सर्कुलर प्लेट है तो एरिया तुरंत याद, अच्छा सर्कुलर है ना, तो पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी? 25, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻12 और D की वैल्यू कितनी? 1 mm मतलब 10⁻³ 1 mm मतलब 10⁻³ इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, कुछ तो आंसर आ जाएगा ना बच्चे? अरे बोलो, आया ना? कर दो क्या मैं मल्टीप्लाई डिवाइड? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। No, sir. हाँ तो कर लेना, ठीक है। सो चेक करो, इससे जो भी निकालेंगे वो हमारी कैपेसिटी आ जाएगी, किसकी? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। यहां तक कुछ भी डाउट है? No, sir. हाँ। Sir. सो अभी जो मैं सिखाया आपको वो एक डेरिवेशन था, बोर्ड के हिसाब से काम आएगा। अब काम की बात करते हैं, अब सीरीज और पैरेलल में स्टार्ट करता हूं। याद करो 10th में भी तुमने सीखा था, वापस से आते हैं सीरीज पैरेलल। स्क्रीनशॉट मारो, रब कर रहा हूं मैं, जल्दी। सो ले चुके होगे, तो अब आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। मैं यहां पैरेलल प्लेट ले रहा हूं, बट जनरली ये सबके लिए वैलिड होता है। मैं यहां पे पैरेलल प्लेट ले रहा हूं, बट ये सबके लिए वैलिड रहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। 10th क्लास में बच्चा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स था और ये एग्जाम में पूछते थे डेरिवेशन में। यहाँ पे डेरिवेशन में डोंट वरी नहीं पूछा जाएगा, ये तुमको क्वेश्चन के लिए काम आएगा। चलो सीरीज मतलब बताओ कितने टाइप के कॉम्बिनेशन होते थे? 2। मैं बोल दे रहा हूं, एक सीरीज और एक पैरेलल। बताओ सीरीज मतलब क्या होता था? जल्दी ठीक है। मैंने सारे जल्दी जल्दी बोलो, और कोई कुछ बोलेगा? चार्ट सेम होते। हाँ, चार्ज सेम होना चाहिए, मतलब वहां पे करंट सेम होता था, कैपेसिटर को चार्ज के फॉर्म में डील करते थे। याद करो, रेजिस्टेंस को करंट के फॉर्म में डील करते थे और कैपेसिटर को चार्ज के फॉर्म में डील करते हैं। मतलब यहां सब जगह चार्ज की बात करेंगे, रेजिस्टेंस में हर जगह करंट की बात करते थे, यहां पे सब जगह किसकी बात करेंगे? चार्ज की बात करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन यहां फिट करो। सीरीज मतलब एक रास्ता या एक लाइन, एक रास्ता या एक लाइन
जिसमें एक ही करंट फ्लो करता हो। अब कॉमन सेंस है, अगर एक ही रास्ता रहेगा, एक ही लाइन रहेगा, तो करंट भी क्या रहेगा, सेम। अब सपोज मैं करंट, अब एक ही रास्ता है तो मैं एक ही रास्ते से जाऊंगा। जब दो रास्ता मिलेगा तब मैं कंफ्यूज हो सकता हूं, तब मैं किधर भी नहीं जाऊंगा, तो इसका मतलब वो सीरीज नहीं रहेगा। याद रहेगा सबको बच्चे? Yes, sir. सो यहाँ दो कैपेसिटर ले लिया और दोनों कैपेसिटर को बैटरी से लगा दिया। दिस वन इज C1, दिस वन इज C2। ये पोटेंशियल V, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया V1, मतलब इसके क्रॉस का V1 और इसके क्रॉस का V2। किसी को डाउट है? जल्दी बोलो, जल्दी तो बोलो। हाँ ठीक है, सो चेक करो, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, मतलब एक ही रास्ता मतलब सीरीज। सीरीज कैसे पता चला? अगर यहां से चार्ज क्यों जाता है, हमें पता है कि चार्ज किधर से किधर जाता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब मत बोलना कि चार्ज इलेक्ट्रॉन भागता है, अरे इलेक्ट्रॉन भागता है ठीक है, लो टू हाई। हम उल्टा ले सकते हैं कि चार्ज, पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर जाएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मार्किंग भी सीखते जाओ। चार्ज या करंट जिधर जाता है पहले वाले टर्मिनल को हाई कर देता है, दूसरा ऑटोमेटिक लो हो जाता है। यहाँ पे भी सेम, ये हाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चे, लो। तो ये मार्किंग करना भी ध्यान रखो, प्रैक्टिकल में काम आएगा। जिधर भी जाएगा पहला हाई दूसरा लो, फिर से हाई फिर से लो, ऐसे आगे वापस। ठीक है, याद है? बोलो जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. नाउ लेट, अब इसमें चार्ज Q1 ले लिया, यहाँ पे चार्ज Q2, तो तुरंत हमें याद आया है सीरीज कॉम्बिनेशन है। उस टाइम में Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। बताओ पोटेंशियल सेम है कि अलग अलग है? जल्दी, अलग 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 है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है, अलग अलग है। तो काम करो, ये बैटरी है, ये देने वाला है, और खाने वाले कौन है? एक C1 वाला, एक C2 वाला। क्या क्या खा रहे हैं? एक V1 खा रहा है और एक V2 खा रहा है। तो टोटल कितना खा रहा है? तो टोटल V के बराबर खा रहा है। यस और नो? Yes, sir. सो हमें तुरंत पता चला। देख डेरिवेशन कैसे करते हैं। V इक्वल टू IR वहां पे सीखते थे रेजिस्टेंस वाले में 10th में। अब R तो चेंज होने से रहा, R तो तुम बना चुके हो भाई, R थोड़ी चेंज होता था। तो या तो करंट चेंज होता था, नहीं तो वोल्टेज। करंट जब चेंज होता था तो I इक्वल टू लिखते थे I1 प्लस I2, और वोल्टेज चेंज होता था तो V इक्वल टू लिखते थे V1 प्लस V2। सिमिलरली यहां पे भी Q इक्वल टू CV है। अब तुम C तो चेंज करने से रहे, C तो फिक्स कर दिए ना बना के। अब वो स्पेशल कंडीशन में चेंज कर सकते थे, वो कंडीशन यहाँ नहीं है। अब तुम C फिक्स कर दिए हो, एरिया फिक्स है, मीडियम फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है, मतलब C फिक्स है। अब बचा दो, अब सीरीज में Q से हो जाएगा तो V इक्वल टू V1 प्लस V2, और पैरेलल में V से हो जाएगा तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। सो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, हम यहाँ पे करेंगे V इक्वल टू V1 प्लस V2। हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए C की वैल्यू की। बताओ सीरीज में क्या होगी, तो तुरंत याद है, हमें पता है Q इक्वल टू क्या होता है CV, तो V इक्वल टू क्या हो जाता है Q बाई C, Q बाई C। अगर V टोटल, देखो V टोटल तो Q भी टोटल, तो टोटल चार्ज कितना है Q भी है, और C भी टोटल, दैट C टोटल इज कॉल्ड C इक्विवेलेंट। इसी C टोटल को क्या बोलेंगे, C इक्विवेलेंट, मतलब सबका मिला के एक। क्योंकि वोल्टेज टोटल है तो चार्ज भी टोटल और कैपेसिटेंस भी टोटल। इक्वल टू V1, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा Q1 बाई C1 प्लस Q2 बाई C2। व्हाट इज द कॉमन टर्म बच्चे? सो कॉमन टर्म इज Q, दोनों सेम है। Q कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2, Q Q कैंसल। सो फाइनली पता चला कि 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। इसी को घुमा फिरा के लिखेंगे तो C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 लिख सकते हैं। किसी को प्रॉब्लम है? जल्दी। Yes, sir. अब इन जनरल अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर है, तो अगर बहुत सारे कैपेसिटर है तो क्या करेंगे, तो उस टाइम में 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस डैश डैश टू 1 अपॉन Cn लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें एक और कंडीशन है कि इफ n नंबर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस, n नंबर ऑफ इक्वल कैपेसिटर्स आर
कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो क्या करेंगे? अब ये बताओ बच्चे, ध्यान से सुनना। जब सीरीज में कैपेसिटेंस ऐड हो रहा है, नेट कैपेसिटेंस कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? जल्दी बोलो। कम हो रहा है। अगर डायरेक्ट ऐड करते तो क्या होता? ज्यादा। 1 करके कर रहे हैं, इसीलिए क्या हो रहा है? कम। तो देखो दो ही चीज होती है, इक्वल कैपेसिटेंस में फिट करना, या तो C इंटू एन होगा या C बाई एन होगा। मतलब इक्वल कैपेसिटर है ना, तो सीरीज और पैरेलल में यही दो यूज होता है, या तो C इंटू एन या C बाई एन। अब तुम देख लो कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, तो पता चला यहाँ पे कम हो रहा है भाई। कम हो रहा है इसका मतलब C इक्विवेलेंट इक्वल टू C बाई एन, मतलब n से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर बढ़ता तो n इंटू C करना पड़ता, मतलब n से मल्टीप्लाई कर देते, इसका मतलब बढ़ जाता। क्या बोला, पता चला? यस और नो? Yes, sir. तो पता चला कि अगर इक्वल कैपेसिटेंस है तो हम डिवाइड करेंगे तब कम होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो जो रेजिस्टेंस में पैरेलल में था वो कैपेसिटेंस में किस में आ गया? सीरीज में आ गया। कोई डाउट? No, sir. अब सुनना ध्यान से एक चीज और, यहाँ पे पोटेंशियल डिवीजन फॉर्मूला मैं एक सिखाता हूँ। याद करो जो स्फेरिकल लिया था ना कंडक्टर, वहां चार्ज डिवीजन फॉर्मूला के एक जगह नाम रखा था, Q1 डैश इक्वल टू टोटल चार्ज Q इनटू C1 अपॉन C1 प्लस C2। ऐसा कुछ किया था कि नहीं किया था? हाँ, sir. किया था। अब बताओ यहाँ पे चार्ज डिवीजन फॉर्मूला लगाने की जरूरत है क्या? बोलो। यहाँ पे चार्ज डिवीजन फॉर्मूला लगाने की जरूरत है क्या? नहीं है। नहीं। अरे डिवाइड कहाँ हुआ? चार्ज तो इक्वल ही है, चार्ज तो इक्वल ही है। किसकी जरूरत है? पोटेंशियल डिवीजन फॉर्मूला लगाने की। मतलब कई बार क्वेश्चन में ना यहाँ पे ये C नहीं दिया, मतलब Q नहीं दिया रहता है, मतलब C दिया है, ये C1 C2 दिया रहेगा और V दिया रहेगा, और डायरेक्ट बोलेगा V1 V2 निकालो, तो उस टाइम हम दिमाग लगा सकते हैं। कैसे? चेक करो फटाफट। हम ये किसके लिए कर रहे हैं? ये कर रहे हैं पोटेंशियल डिवीजन फॉर्मूला के लिए। या एक काम करो, कर लो, बाद में नाम लिख लेते हैं। चलो फटाफट देखते हैं। हमें पता है, क्या पता है भाई? V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई C1। V2 इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C2। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, सर फोड़ दूंगा डाउट होगा तो। डिवाइड करते हैं दोनों को, 1 डिवाइड बाई 2, V1 बाई V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? C2 बाई C1। इसलिए क्योंकि Q सेम है, कैंसिल हो जाएगा। C2 पलट के ऊपर, C1 नीचे। अब हमें V1 चाहिए। याद करो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो वहां सिखाया था। यहाँ पे V1 भी अननोन है, V2 भी अननोन है, C1 C2 पता है, तो क्या करेंगे? कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, V1 को छोड़ दो क्योंकि V1 तुमको निकालना है, और V2 में नीचे में क्या कर दो? ऊपर वाले नीचे वाले को ऐड कर दो। में बोर्ड नहीं दिख रहा है सर। हाँ, क्या नहीं दिख रहा है? एंड में नहीं, साइड का नहीं दिख रहा। बोर्ड नहीं दिख रहा अच्छा, एंड में नहीं दिख रहा है, सर, बोर्ड नहीं दिख आप दिखा? Yes, sir. हाँ ठीक है, चलो। सो Yes, sir. अभी देखो V1 और V2 दोनों अननोन है और एक ही इक्वेशन है, तो क्या सोचा कि अच्छा कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो कर सकते हैं। V1 को निकालना है तो छोड़ दिया, तो C2 को भी छोड़ना पड़ेगा, जो LHS में करते हो RHS में, और तुरंत पता चला कि टोटल वोल्टेज तो पता नहीं हमें V। अगर नीचे में ऊपर वाला प्लस नीचे वाला कर दे तो काम हमारा बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? तो ऐसे बन जाएगा V1 प्लस V2, V है इक्वल टू C1 अपॉन C2 अपॉन C1 प्लस C2। सो V1 की वैल्यू क्या हो गई? V इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस वन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिवीजन फॉर्मूला। कैसे याद रखना है बच्चे? तो याद रखना है ऐसे, देखो पोटेंशियल डिवीजन फॉर्मूला में पहले टोटल पोटेंशियल को लिख दो, और जिसका पोटेंशियल निकाल रहे हो उसका कैपेसिटेंस नहीं, इनटू दूसरे का कैपेसिटेंस अपॉन दोनों का कैपेसिटेंस। नीचे में कोई चेंज नहीं। क्या याद रखना है? चार्ज डिवीजन फॉर्मूला याद लिखो, सॉरी सोचो, चार्ज डिवीजन फॉर्मूला जब मैं लिखा था तो क्या लिखा था? Q1 इक्वल टू टोटल चार्ज Q। भाई तो चार्ज डिवीजन लगाना तो चार्ज ही लिखोगे, सो Q1 इक्वल टू टोटल चार्ज Q इनटू खुद का कैपेसिटेंस C1 लिखते थे, अपॉन C1 प्लस C2 था। वोल्टेज डिवीजन जब फॉर्मूला लगाना तब दूसरे का कैपेसिटेंस ऊपर रखना, और चार्ज डिवीजन लगाना तब खुद का कैपेसिटेंस का ऊपर में लिखना।
क्या बोला, पता चला? यस और नो? यस सर। ये याद रखने का वे बता रहा यस सर। ये याद रखने का वे है कि चार्ज डिवीजन यहां जरूरत नहीं थी, पैरेलल में मैं चार्ज डिवीजन सिखाऊंगा यहाँ पे कि जब चार्ज डिवीजन यूज करेंगे तो खुद का कैपेसिटेंस ऊपर में, और जब वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला यूज करेंगे तो दूसरे का कैपेसिटेंस ऊपर में लिखेंगे, बाकी नीचे में तो सेम ही होगा। वोल्टेज डिवीजन तो टोटल वोल्टेज, चार्ज डिवीजन तो टोटल चार्ज। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। हाँ, सो नो सर। नो सर। थैंक यू। आज बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाया, इसके लिए मुझे अफसोस है कि मैं इतना ही पढ़ा पाया, बट कोई बात नहीं। मैं नोट्स में ना इसका पैरेलल वाला भी डाल देता हूँ। सिंपल है सर, सब कुछ सेम कंसेप्ट है। जो डाउट होगी ना नेक्स्ट क्लास में तुमको अगर लगेगा तो बोल देना, मैं फटाफट एक बार रिकैप कर दूंगा, बट सेम है। वहां पे पोटेंशियल सेम हो जाता है और चार्ज अलग हो जाता है, ठीक है। सो मैं नोट्स में डाल के भेज देता हूँ, चलेगा बच्चे? हेलो। हाँ, बोलो। हेलो सर। सर हाँ बोल। इसका वो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले का वो कुछ वर्कशीट वर्कशीट बना। अच्छा, वर्कशीट, हाँ हाँ बना देता हूँ, आज ही बना देता हूँ, ठीक है। अलग से बना देता हूँ क्योंकि बुकलेट में क्या कंबाइन है ना, तो बुकलेट अभी मत करो, कैपेसिटर होने के बाद करना, ठीक है। ठीक है। तो मैं कर देता हूँ। चलो, और कुछ है? और हाँ ठीक है, तो मैं बहुत गीला गीला हो गया हूँ, तो तुम लोग थोड़ा 5 मिनट गले को गीला करो, तब तक हमारे धीरज सर और बाकी सर आएंगे। चलो, थैंक यू, कल मिलते हैं।